अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की हुई है और अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इस पर रजामंदी का इजहार कर चुका है, मगर अब तक दोनों तरफ से कोई ठोस पेशरफ्त सामने नहीं आई है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में एक और ऐलान कर दिया है। सुहेल आफरीदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि 9 जनवरी बरोज़ जुम्मा कराची सिंध तैयार हो। इमरान खान साहब का पैगाम लेकर हम आ रहे हैं। तमाम पार्टी के दोस्तों से जुमे के दिन मुलाकात होगी। सुहेल आफरीदी अगले जुमे को कराची जाने का ऐलान कर रहे हैं। साथ ही तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अकबर खान ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि इमरान खान के हुक्म पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जनवरी में स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में पेशावर रीजन, हज़ारा, मालाकंड और जनूबी इजला का दौरा करेंगे। एक तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लाहौर के दौरे को उनका ज़ाती दौरा करार दिया और कहा कि वज़ीर आला के लाहौर के दौरे में पार्टी मुशावरत शामिल नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपने कभी भी मुज़ाकरात का हलफ नहीं किए। मेरे पास खान साहब की कोई ऐसी हिदायत नहीं आई है कि आज के बाद बातचीत नहीं होगी। खान साहब के ये इख्तियारात ये ज़रूर था कि स्ट्रीट मूवमेंट करे, स्ट्रीट मूवमेंट होगी और फुल फोर्स के साथ होगी, ये हमारा राइट है। वो मैंडेट खान साहब ने उनको हिदायत भेजी है सुहेल आफरीदी साहब को, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो चाहते हैं, ये उनका मैंडेट है। जो उन्होंने दौरा किया है लाहौर का, ये भी उनका पर्सनल था, इस पर पार्टी की मशावरत नहीं थी। सूरत हाल ये है कि इमरान खान गुज़िश्ता 2.5 साल से कैद में हैं और 2 दिसंबर के बाद से उनकी ना पार्टी रहनुमाओं से और ना ही बहनों से मुलाकात हो सकी। आम बात यह है कि आज जुमेरात का दिन था और मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ के 2 अरकान असेंबली आए, मगर उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई और वो वापस चले गए। मंगल के दिन बहनों को भी एक बार फिर नहीं मिलने दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने 9 दफ़ा मुलाकात की कोशिश की, मगर उन्हें भी नहीं मिलने दिया गया और अब गुज़िश्ता 3 हफ्तों से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त में उनका नाम शामिल नहीं है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के लिए ऑफ़र की और अपोजिशन इत्तेहाद ने मुज़ाकरात ज़ाहिर कर दी, मगर अब तक कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हो सकी है। क्या साल 2026 जिसका आगाज़ हुआ है गुज़िश्ता 2-3 बरसों से तहरीक इंसाफ के लिए मुख्तलिफ हो सकता है? सीनियर साथी का सुहेल बड़ाई साहब और मुनीर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुहेल बड़ाई साहब, आपको लगता है कि सुहेल आफरीदी कुछ फ़र्क डाल पाएंगे जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? तहरीक इंसाफ के लिए साल 2026 मुख्तलिफ हो सकता है? मेरा ख्याल है कि सुहेल आफरीदी साहब जिस रूट पे जा रहे हैं उसमें ज़ाहिर है मज़ामत बढ़ाने का उनका इरादा है। उनका ख्याल है कि मैं स्ट्रीट अवेयरनेस या स्ट्रीट जो हमारी पावर ख़त्म हो गई थी उसको दोबारा से जगाना चाहते हैं, लेकिन ये रास्ता पुरख़तर है। इसमें ज़्यादा मुश्किलात पेश आ सकती हैं। खान साहब से के लिए तो पहले ही काफ़ी मुश्किलात हैं, जेल में उनसे मुलाकात भी मुमकिन नहीं है, तो बाकी जो पीटीआई के लोग हैं उनके लिए भी और ख़ुद चीफ मिनिस्टर के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। शायद वो चाहते हैं कि वो एक इस खान साहब की बारगाह पे कुर्बान हो जाएं और उनकी जो चीफ मिनिस्ट्री है वो भी ये समझते हैं कि चूँकि परफॉर्मेंस या इस वक्त उसका तो इम्तिहान है नहीं, इस वक्त तो इम्तिहान ये है कि खान साहब का मोस्ट लायल जो है वो कौन है और कौन पार्टी के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता है। तो मेरा ख्याल है कि आफरीदी साहब उस राह पे चल रहे हैं, जितनी देर ताकि वो चल जाएं और उनका नाम जो है वो बड़ा हो जाए खान साहब के वफ़ादारों में। दूसरी तरफ मुझे हुकूमत के और मुक़्तदरा की तरफ से कोई नरमी नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल, लेकिन ज़ाहिर है मुझे तो इन दोनों के रवैयों से ज़ाती तौर पर इख्तलाफ है। ना पीटीआई को मज़ाहमत की इस लेवल पे जाना चाहिए जिसकी इस वक्त सूरत हाल ख़राब है और इससे खान साहब और उनके ख़ुद के लिए भी मुश्किलात पैदा होगी। उन्हें असम्बली की तरफ और असम्बली के अंदर जो मुज़ाकरात है उसकी तरफ जाना चाहिए और वहाँ कोई रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है और मुक़्तदरा जो है उसको भी ये समझना चाहिए कि रास्ता देना ही बेहतर होता है। चाहे टोटली रास्ता किसी का ब्लॉक कर दें तो फिर वो ज़ाहिर है ज़ोर लगाते हैं, रास्ता तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनका बस नहीं चल रहा। लेकिन उनकी ये जो बेबसी है ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती सियासत में।
तो ये दोनों के से मैं तो इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन इस वक्त सिचुएशन यही है कि कोई इम्कान नज़र नहीं आता, कोई रास्ता नज़र नहीं फ़िलहाल आता। हाँ, अगर पार्लिमान के अंदर या कोई मुज़ाकरात कोई थोड़ी बहुत उससे रास्ता निकल आए तो शायद मुमकिन है, या कोई अनहोनी हो जाए जिसका किसी को पता नहीं होता। मुनीर फारूक साहब, आप बताइएगा, तहरीक इंसाफ पहले ये दावा तो कर रही है, अलीमा खान साहिबा ने भी किया कि जैसे इस सड़क पर आने की बात करते हैं दबाव में आ जाते हैं, इसलिए मुज़ाकरात की ऑफ़र करते हैं और इसीलिए वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफ़र की। सुहेल आफरीदी साहब की अपनी असेसमेंट है, वो खुद कह रहे हैं मैं कोई तसादुम नहीं चाहता, मगर मैं मज़ाहमत से मुफाहमत का रास्ता निकालना चाहता हूँ। ज़ाहिर वो लाइन है जो मरियम नवाज़ साहिबा कहा करती थी और उनकी मज़ाहमत से मुफाहमत का रास्ता निकला। लग रहा है आपको कि वाकई ये दबाव है और कहीं ना कहीं फील किया जा रहा है इदारों में और हुकूमत में? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, पहले तो मैं समझता हूं कि जो मज़ाहमत से मुफाहमत का मामला है, जिसको हम या मरियम नवाज शरीफ ने इसको कहा था 2021 में, जो कॉन्फ्रंटेशन मुस्लिम लीग नून की एस्टैब्लिशमेंट के साथ थी, उसमें और आज की तनाव में बहुत फर्क है। दूसरी बात यह कि एक बहुत बड़ा फर्क शख्सियात का है। उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत और आज की एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत में यूं समझिए कि एक्सट्रीम नॉर्थ पोल और एक्सट्रीम साउथ पोल का फर्क है, तरीकाकार में फर्क है, जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके अंदर फर्क है। तो लिहाजा ये कॉम्परेबल व्यू तो हम इसका दिया नहीं जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से जिस जगह पर खड़ी है, मुस्लिम लीग नून के गले में 9 मई का तौक नहीं लटक रहा था, ना ही मियां नवाज शरीफ बाजवा साहब के खिलाफ उस जबान को इस्तेमाल करते थे जो जबान इमरान खान साहब फील्ड मार्शल के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई ट्रोल ब्रिगेड था जो कि इस तरह की बातें करता था। मियां नवाज शरीफ ने तो जब भी जिक्र किया, आपको याद होगा पीडीएम के जलसे में गुजरावाला में, तो उन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब और फैज हमीद साहब कह के एड्रेस किया, और जो भी बातें हुई, थोड़ी बहुत एक्सेसेस आपको मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से नजर आए, कुछ जगह पर वो बहुत ज्यादा तनकीद उन्होंने की, लेकिन बाय एंड लार्ज को इतना बड़ी कॉन्फ्रंटेशन इस नौयत की नहीं थी। साथ आज की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई दबाव नहीं है, वेराज उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव यह था कि वो इमरान खान साहब से जान छुड़ाना चाह रहे थे। इमरान खान साहब को इक्तदार में लाने के कुछ ही अरसे बाद ये चहमगोइयां शुरू हो गई थी कि हमसे गलती हो गई है, इसीलिए मियां नवाज शरीफ साहब का आपको पता है रास्ता भी बनाया गया, उन्हें बाहर भेजा गया। फिर जो सारा कुछ हुआ, बाजवा साहब ने एक और टेन्योर की एक्सटेंशन लेनी थी, उसमें भी पीएमएलएन ने भरपूर उनकी हिमायत की, तो उसका कोई कंपेरेबल व्यू बन नहीं सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि आज की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ना दबाव है और ना ही उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि वज़ीर आज़म या सियासी जमातें कोई डायलॉग करें। वो अगर करेंगे भी तो माजरत के साथ वो उसका एक बड़ा लिमिटेड सा उसका एक पैरामीटर होगा जिसके ऊपर उसे परखा जाएगा। उनके पास कोई इतनी एक्सटेंसिव पावर्स नहीं होंगी कि वो इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल, उनकी रिहाई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जो सियासी स्पेस है इसके हवाले से कोई फैसला कर सके, क्योंकि इस हवाले से फैसला या फैसले पाकिस्तान की मुक्तदरा बहुत पहले कर चुकी है। बहुत से लोगों को एतराज था इस बात से, लेकिन जब ये खबर आपके प्रोग्राम में मैंने अर्ज की कि जो नफरत का फैक्टर है, जो हेट्रेड का फैक्टर है और जो डिसलाइक का फैक्टर है टुवर्ड्स पीटीआई, वो बहुत प्रोमिनेंट है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट में। कि आपने इसका इजहार, उसकी मैनिफेस्टेशन तकरीबन एग्जैक्टली 1 महीने पहले नहीं देखी, जब डीजीआईएसपीआर ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट और ज़हनी मरीज कह के एड्रेस किया। तो ये बात तो अब क्लियर है कि यहाँ कोई फिलहाल स्पेस बनती हुई नजर नहीं आ रही और ना ही हुकूमत के ऊपर कोई दबाव है। सब क्योंकि ज़ाहिर सड़कों पर आई तहरीक इंसाफ, सुहेल वड़ाई साहब, उसका भी नहीं फ़ायदा हुआ, वज़ीर आला बदल लिया, अब नए वज़ीर आला हैं, वो सड़क पर आने का कह रहे हैं। एक दूसरा प्लेटफॉर्म था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, जिसने 3 कॉन्फ्रेंसेस की, मगर वो भी एलामिया ज़रूर सामने आए, मगर कोई आउटकम उस तरीके से नहीं सामने आया। मुझे ये बताइएगा कि पौने 4 साल हो गए सुहेल वड़ाई साहब इमरान खान साहब की हुकूमत गए हुए, पौने 4 साल ही इमरान खान साहब हुकूमत में रहे थे। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब सेम पेज पर थे, जनरल फैज़ हमीद थे, बाजवा थे, वो फिर डीजीआईएसआई नहीं रहे, थोड़ा सा इख्तलाफ पैदा हुआ, मगर पीडीएम का एक प्लेटफॉर्म बना, मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, इसके साथ नून लीग, ये सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म से आगे बढ़े और हमने देखा कि किस तरीके से फिर हुकूमत इमरान खान साहब की गिरी। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म क्यों नहीं उतना इफेक्टिव हो पा रहा है? अगर तहरीक इंसाफ खुद स्ट्रीट से कुछ नहीं कर पा रही है तो ये प्लेटफॉर्म पीडीएम की तरह क्यों नहीं इफेक्टिव हो पा रहा? पौने 4 साल हो गए। देखें, अगर हम माजी में देखें
कि अयूब खान के ख़िलाफ़ जब तहरीक शुरू हुई तो उस वक़्त भी सारी अपोजिशन बिखरी हुई थी, लेकिन फिर आपने देखा कि वो सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सारे शरीक हुए। भुट्टो साहब ना शरीक हो सके लेकिन बाकी शरीक हुए और अल्टीमेटली उन्होंने अयूब खान से मनवा लिया कि हम अगले इलेक्शन जो है वो पार्लिमानी होंगे। आप देखें ज़ियाउल हक साहब ने जो है भुट्टो साहब को जो फांसी दी, तो जो उस वक़्त की PNA थी उसके जो दो बड़ियाँ पार्टियाँ, तीन बड़ी पार्टी नवाब नसरुल्लाह खान साहब, जमीयत उलमा इस्लाम वगैरह, ये सारी MRD में शामिल हो गई। यानी भुट्टो साहब की फांसी के कुछ अरसे बाद ही उन्होंने ये इत्तेहाद कर लिया। फिर आप देखें किस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ये किस तरह फ़ौरन अपनी उन पार्टियों के साथ जिन्होंने उन्हें हराया होता था उनके साथ भी इत्तेहाद कर लेते थे। और फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो एक बहुत बड़ी मिसाल है जिसमें दो मेजर राइवल पार्टीज़ ने इत्तेफाक कर लिया। और मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली लाड़काना में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी, एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है जिसको मीडिया ने इतनी तवज्जो नहीं दी कि सरदार अयाज सादिक साहब और राना सनाउल्लाह साहब और हमारे रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से जो रुकने असम्बली और वज़ीर हैं, तो ये तीनों वहाँ गए हैं। अब बज़ाहिर तो ना उन्होंने कुछ कहा है ना पीपल्स पार्टी ने कुछ कहा है, लेकिन ये एक्चुअली एक नया चार्टर ऑफ फ्रेंडशिप तय हुआ है जिसकी ज़ाहिर है दो रीज़न्स हैं। एक तो ज़ाहिर है दोनों का इत्तेफाक है कि PTI जो है जिस तरह से मुक्तदरा सोचती है उसी तरह से ये भी दोनों सोचते हैं कि ये भी स्पेस नहीं देना चाहते और ना वो देना चाहते हैं, क्योंकि इसी बुनियाद पर इनका इत्तेहाद जो है वो कायम है मुक्तदरा से। दूसरी गुजारिश ये भी है कि जो ये ख्याल किया जा रहा था कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी को या तो नीचे गिरा दिया जाएगा इस तकोन से, यानी मुक्तदरा पीपल्स पार्टी और नून की जो तकोन बनी हुई है कि या पीपल्स पार्टी उसमें से गिर जाएगी अगर उसने ना माना, और हो सकता है कि इन दोनों को ही गिरा दिया जाए। मेरा ख्याल है कि ये जो चार्टर ऑफ फ्रेंडशिप हुआ है जो कि ज़ाहिर है कोई एक दस्तावेज़ तो नहीं है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ, लेकिन ये खैर सगाली का और उसके अंदर लागिविटी, ख़ासकर जो अयाज सादिक साहब ने कहा कि हम दोनों लंबी इनिंग्स खेलना चाहते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि दोनों जो है इकट्ठे मिल के चलना चाहते हैं कि जिसमें ना वो गिरेंगे ना ये गिरेंगे और जिसको गिराया हुआ है वही गिरा रहेगा। तो ये है वो न्यू जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इत्तेहाद किया। दूसरी तरफ PTI अभी तक ना JUIF को मना सकी है, ना उसने कोई MQM के साथ कोई फ्रेंडशिप की है, ना पीपल्स पार्टी की तरफ कोई दोस्ती करने की कोशिश की है। तो जब आप की लड़ाई होती है तो आप अपने एलाइज इकट्ठे करते हैं और फिर लड़ते हैं, और जब आप अभी तक 4 साल में अपने साथ कोई एक भी एलाई नहीं मिला सके, तो ये मेरा ख्याल है कि एक तो हद से बढ़ी हुई इनकी जो एतमाद है, झूठा एतमाद है, और दूसरी तरफ ये खौफ कि ये जी हम दूसरी सियासी जमातों को मिलाएंगे तो कहीं हम डूब ना जाएं, कहीं हम गैर मुतल्लिक ना हो जाए। कोई गैर मुतल्लिक नहीं होता, कोई डूबता नहीं है, ना पीपल्स पार्टी कभी डूबी, ना नून कभी डूबी, ना तहरीक इंसाफ डूबती। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब ने अभी तक महमूद अचकज़ई को ये इख्तियार नहीं दिया कि वो जाके कोई फ्री मैंडेट के साथ जाके किसी से मुज़ाकरात कर सकें, ना अभी तक ये माना है कि मैंने मीडिया के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, ना अभी तक ये माना है कि मैंने पॉलिटिशियंस के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, ना अभी तक ये माना है कि मैंने मुक्तदरा के साथ जो 2018 का इलेक्शन जीत के जो इत्तेहाद बनाया था उसमें जो जो इक़दामात किए थे जिससे डेमोक्रेसी की स्पेस, जिससे मीडिया की स्पेस, जिससे पॉलिटिकल स्पेस ख़त्म हुई है, ये मैंने गलत किया था। जब तक ज़ाहिर है आप अपने आप को अगले फ्यूचर
के लिए अगर फ़र्ज़ करें कोई उनके साथ मिलता है तो क्या उसी तरह सा 2018 का दौर वो लाने के लिए मिलेगा? तो उनके अपोजिशन साथी जो उनके मुखालफ रहे हैं वो क्यों उनके साथ मिलेंगे? तो जब तक वो इन चीज़ों से निकलते नहीं हैं उस वक़्त तक कोई नया इत्तेहाद बनने की और उसकी कोई ऐसी चीज़ जिससे कि कोई तहरीक बन सके, जिससे कोई जज्बा बन सके, वकला के अंदर जो उन्होंने किया क्या उसका उन्होंने कभी दावा किया? तो ये सब चीज़ें हैं, जब तक नहीं करते उस वक्त तक मैं नहीं देखता कोई तहरीक बनेगी या उनके लिए कोई जज्बा बनेगा। और फिर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट से क्या गलतियां होती हैं। अगर गलतियों से वो बच के निकलते हैं तो फिर तो कोई नहीं, बाकी अनहोनी का नहीं पता तो कब हो जाए, किसके हाथों हो जाए। और पौने 4 साल का अरसा इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का एक पेज पर रहना, ये भी अनहोनी सी बात है। इमरान खान साहब का इतना आइडियल दौर था कि इमरान खान साहब तो हर तकरीर में बाजवा साहब की तारीफ करते थे, बाजवा साहब साफियों को बुलाकर हर मुलाकात में इमरान खान साहब के गुण गाते थे, मगर वो पेज फट गया। ये पेज जो सेम है ये इसलिए है कि इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ कोई टफ कंपटीशन नहीं दे पा रही, या अग्रेसर हैं, या कुछ ना कुछ इख्तलाफात हैं इस वजह से वो, मगर क्योंकि इमरान खान मुसलसल अटैकिंग मोड में है इसलिए वो इख्तलाफात बड़े इख्तलाफात नहीं बन रहे, या फिर वाकई एक अच्छी केमिस्ट्री बनी हुई है अभी तक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान? देखिए, इसमें तहरीक इंसाफ का फैक्टर उसकी अहमियत जरूर है, और वो नापसंदीदगी जो ओवरऑल इदारे की है टुवर्ड्स इमरान खान साहब या पीटीआई इस वक्त जो उसकी हमें नजर आता है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। और जिस तरह से फिर उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है पीटीआई की जानिब से भी, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन इसमें फर्क शहबाज शरीफ साहब का भी है। देखिए, जैसे सुहेल वड़ाइच साहब मौजूद हैं, तो जैसे उन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि वंडर बॉय की किसी को तलाश है, तो फिलहाल तो जो एस्टेब्लिशमेंट को वंडरफुल बॉय मिला हुआ है शहबाज शरीफ साहब की सूरत में, वो उनसे बहुत खुश हैं। और जो शहबाज शरीफ साहब की जात की हद तक तो बड़ी अच्छी और तौसीफी कलमात अदा किए जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब इन रिटर्न, मतलब नॉट एग्जैक्टली इन रिटर्न, बट वो तो हर कामयाबी जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को या फौज को हासिल होती है उसको इतना सेलिब्रेट करते हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। वो आप भी बखूबी जानते हैं और वड़ाइच साहब भी बखूबी जानते हैं। तो एक बहुत आइडियल किस्म का कॉम्बिनेशन है इस वक्त। और शहबाज शरीफ साहब तो ये तक कहते हैं कि उनकी जो इतनी लंबी सियासत है जिसमें उनके मल्टीपल इंटरेक्शन हुए मुख्तलिफ आर्मी चीफ्स के साथ, तो वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की शख्सियत जैसा आर्मी चीफ तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है, कि उनकी तबीयत के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि कोई दोगलापन हो, या ऐसा हो कि वो हुकूमत के साथ भी बात कर रहे हो और वहाँ अपोजिशन के साथ भी कोई उनकी एस्टेब्लिशमेंट में फ्लर्ट कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका जो खासा बताया जाता है वो ये कि वो स्ट्रेट शूटर हैं, जो बात उन्होंने हुकूमत से कर ली है वही है, और वो हुकूमत के साथ हैं, और वो ग्रे एरियाज में ऑपरेट नहीं करते, ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों को देखते हैं। और सबसे जो बड़ी बात उनके बारे में कही जाती है कि वो इनएक्सेसिबल है फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन अपार्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। सो ये एक ऐसी चीज है जिसको गवर्नमेंट अपनी बड़ी स्ट्रेंथ तस्वर करती है। और आपको याद होगा तकरीबन 1 साल पहले जब पेशावर कोर हेडक्वार्टर में एक मुलाकात हुई, गंडापुर साहब ने करवा दी जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब की, तो उसके हवाले से भी विद इन नो टाइम मुकम्मल कॉन्फिडेंस में लिया गया हुकूमत को कि वो एक अनएक्सपेक्टेड मुलाकात थी और गंडापुर साहब के इसरार पर हुई, बट उसमें कोई मटीरियल चीज नहीं हुई थी। सो इस वक्त तो जो कॉम्बिनेशन है वो यही है कि ये मामलात आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं जैसे चल। सुहेल वड़ाइच साहब, आप भी ऐसे ही देख रहे हैं कि मसला ये नहीं है कि इमरान खान साहब बहुत अटैकिंग मोड में है, ओवरऑल ही मामलात बहुत अच्छे हैं। जो आपके वंडर बॉय के अल्फाज पर मुनीर फारूक साहब ने कहा कि वंडरफुल बॉय मिले हुए हैं शहबाज शरीफ साहब की सूरत में। नहीं, वो देखें, वो तो एक अफसानवी और दास्तानवी बात थी, और उसका मकसद तो ज़ाहिर है ये होता है कि शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, और जो आपने कई दफ़ा चल रही होती हैं चीज़ें उनको मंजर आम पे भी लाना होता है। और ज़ाहिर है मैंने तो लिखा है कि शहबाज शरीफ सोना है, लेकिन हीरे की तलाश तो दुनिया में हर एक को रहती है, तो हीरे की तलाश तो होगी। दूसरी गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ कि मेजर फैक्टर जो है वो पीटीआई है, और शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कोई तारीख़ में इतना अकोमोडेटिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं है,
लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ, आज भी ये समझता हूँ कि अभी भी जो जिस तरह की तरक्की और जिस तरह की रफ्तार की तवक्को की जा रही है वो उसके मुताबिक नहीं है, और शायद आइडियल भी नहीं है और आइडियल के करीब भी नहीं है। हाँ, सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत अच्छा चल रहा है, और अगर इसको छेड़ा गया मेरी ज़ाती राय में तो तीनों धड़ाम गिर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब अगर कभी पीटीआई के साथ मामला तय हो गए या पीटीआई के किसी धड़े के साथ तय हो गए तो फिर एक तीसरा रास्ता निकलेगा, जिस पे फिर बाद में बात करेंगे कि वो कौमी हुकूमत होगी, क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल मैं मुनीफ फारूक साहब से इख्तलाफ की ज़रूरत भी नहीं कर सकता, तो फ़िलहाल तो यही सिस्टम चलेगा, लेकिन अगली जो फेज़ है उसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक और अहम खबर है, उसके हवाले से तज्ज़िया लेंगे एक ब्रेक के बाद। गुज़िश्ता साल अप्रैल में मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में सयाहों पर दहशतगर्द हमले और मई में पाक भारत जंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इसके असरात तारीख में पहली दफ़ा क्रिकेट तक में भी इस हद तक देखने में आए कि स्पोर्ट्समैनशिप के बरखिलाफ भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाते। और यही वजह थी कि गुज़िश्ता रोज़ बांग्लादेश में साबका वज़ीर आज़म बेगम खालदा ज़िया के जनाजे से पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक के दरमियान मुसाफा और गैर रस्मी बातचीत बहुत बड़ी खबर बन गई। जबकि आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1991 से नाफिज मुआहदे के तहत एटमी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्तों का तबादला हुआ है। हालांकि इस तरह की फहरिस्तों का तबादला पहले से मौजूद मुआहदों के तहत दोनों ममालिक के दरमियान मामूल की सिफारतकारी का एक अमल है, मगर गुज़िश्ता साल अप्रैल से जारी कशीदगी के तनाजुर में इस साल ये पेशरफ्त अहम समझी जा रही है, क्योंकि भारत ने वर्ल्ड बैंक की सालिसी में दोनों ममालिक के दरमियान 1960 से नाफिज पानी की तकसीम के सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद रोक दिया था। इसलिए यह सवाल उठा था कि भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के साथ दीगर मुआहदों की पासदारी करेगी या नहीं। साथ ही आज दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का भी तबादला किया गया है। ताहम गुज़िश्ता साल के तनाव के बाद 1 जुलाई 2025 को भी इस फहरिस्त का तबादला किया गया था। इसके अलावा भारतीय हुकूमत अपने अवाम में ये बयानियां बना रही थी कि पाकिस्तान के साथ माजी की तरह के ताल्लुकात नहीं रखे जाएंगे, मगर गुज़िश्ता रोज़ बांग्लादेश में जयशंकर और अयाज सादिक का मुसाफा और बातचीत हुई। अयाज सादिक ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि जयशंकर खुद उनसे मिलने आए और अपना तारुफ कराया, जबकि आज पाकिस्तान और भारत ने हर साल की तरह एटमी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। खारजा के एलामे के मुताबिक पाकिस्तान और भारत ने आज अपनी अपनी जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्तों का तबादला किया। ये तबादला पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलतों पर हमलों की मुमानियत के मुआहदे के तहत किया गया। पाकिस्तान की जौहरी तनसीबात और सहूलतों की फहरिस्त ऑफिशियली वजारत खारजा में भारतीय हाई कमीशन के एक नुमाइंदे के हवाले की गई और उसी वक्त भारतीय वजारत खारजा ने भारत की जौहरी तनसीबात और सहूलतों की फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक नुमाइंदे के हवाले की। एलामे के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलियात पर हमलों की मुमानियत का मुआहदा इस बात का पाबंद करता है कि दोनों ममालिक हर साल 1 जनवरी को इस मुआहदे के तहत आने वाली अपनी जौहरी तनसीबात और सहूलियात के बारे में एक दूसरे को आगाह करेंगे। इस मुआहदे पर 31 दिसंबर 1988 को दस्तखत हुए थे और ये 27 जनवरी 1991 को नाफिज हुआ था। दोनों ममालिक 1 जनवरी 1992 से इन फहरिस्तों का तबादला कर रहे हैं। जबकि दफ्तर खारजा की दूसरी प्रेस रिलीज के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने आज पाकिस्तान में मौजूद 257 भारतीय कैदियों, जिनमें से 58 सिविलियन और 199 माहीगीर हैं, उनकी फहरिस्त इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के हवाले कर दी है। ये इकदाम 2008 में दस्तखत किए गए पाकिस्तान और भारत के दरमियान कौंसलर रसाई के मुआहदे के मुताबिक है, जिसके तहत दोनों ममालिक पाबंद हैं कि एक दूसरे की तहवील में मौजूद कैदियों की फहरिस्तों का साल में 2 मरतबा तबादला करें। एक मरतबा 1 जनवरी और दूसरी मरतबा 1 जुलाई को। इलामे के मुताबिक भारतीय हुकूमत भी नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त फराहम करेगी। भारतीय वजारत खारजा ने भी पाकिस्तान के साथ जौहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों के तबादले और मुआहदों की तस्दीक की और बताया है कि तसलसल के साथ 35वीं दफ़ा जौहरी तनसीबात के हवाले से फहरिस्त का दोनों ममालिक के दरमियान तबादला किया गया है। जबकि भारत में कैद पाकिस्तानी कैदियों के बारे में भारतीय वजारत खारजा ने बताया है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ 391 सिविलियन और 33 माहीगीरों की फहरिस्त शेयर कर दी है, जो पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी समझे जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने भी 58 सिविलियन और 199 माहीगीरों की फहरिस्त भारत को फराहम कर दी है, जो भारतीय हैं या भारतीय समझे जाते हैं। पाकिस्तान और भारत हमसाया ममालिक हैं, मगर दोनों ममालिक के दरमियान आज़ादी के बाद से ही ताल्लुकात ख़राब रहे, जंगें लड़ी जा चुकी हैं। ताल्लुकात के हवाले से कुछ अच्छे अदवार आए, मगर हालिया सालों में हालात ख़राब होते चले गए। खुद वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी के कायदीन पाकिस्तान के साथ अमन नहीं बल्कि जंग का बयानिया फ़रोग़ देते रहे हैं।
भारतीय अवाम में नफरत अंगेजी बढ़ाते रहे हैं। भारतीय मीडिया उसमें किरदार अदा करता रहा है और फिर कई सालों बाद गुज़िश्ता साल मई में दोनों ममालिक एक बार फिर बराह रास्त आमने सामने आए। ताल्लुकात मजीद बिगड़ते चले गए। इसलिए अब ये सवाल उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी के होते हुए पाक भारत ताल्लुकात में आने वाले सालों में बेहतरी आने की उम्मीद आ गई। हम बात करेंगे कि 2025 कैसा रहा और 2026 में पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, इसके अलावा जो पड़ोसी ममालिक हैं या ओवरऑल सिफारतकारी है, वो कैसी रहनी चाहिए। अमेरिका में मुक़ीम मुसन्निफ़ और दानिश्वर प्रोफेसर हसन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद। हसन अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी से पहले भारत के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जब आप देख रहे हैं वहाँ से, आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ इम्कान है कि पाक भारत मामला बेहतर हो जाए, या नरेंद्र मोदी साहब के होते हुए नहीं है इम्कान? नहीं जी, इम्कान, अच्छाई का इम्कान तो हमेशा समझा जाना चाहिए और उसके आसार इसलिए भी हैं कि ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है और जियो स्ट्रेटजी है वो इस तरीके से चेंज हो रही है। चाइना का, अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात, अभी आप देखिए कि नई जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट भी आया है, उसमें भी एक आपको क्लियर डिफरेंस नजर आएगा। तो इंडिया भी समझ रहा है, चाइना भी समझ रहा है, ये तमाम ममालिक समझते हैं कि वो जो पुराना ग्लोबल पोलराइजेशन थी वैसा नहीं होगा। तो अच्छाई के इसलिए चांसेस या बेहतरी के रिलेशनशिप के इसलिए हैं कि दो ममालिक इतने, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इतनी बड़ी इनकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है, इनकी डिफेंस कैपेबिलिटी सारी दुनिया ने देख ली, और पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है और पाकिस्तान की जो कामयाबी है वो भी अज़र मिन शम्स है सबके सामने, जिसने पाकिस्तान को बहुत फायदा दिया। सवाल पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान अपनी इस कामयाबी को जो इस पिछले साल में थी उसको कैसे सस्टेन करेगा। मेरा ख्याल में वो सस्टेनेबल होगी सिर्फ तब जब वो एक पीसफुल डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि आपने जो नई अपना पोस्चर, एक नया एक्वायर की इंपॉर्टेंस, उस इंपॉर्टेंस को सस्टेन को जंग से तो मजीद नहीं किया जा सकता और ना तफरकाबाजी से किया जा सकता। ये तो एक, और इंडिया ने ये बात समझी है। ये जयशंकर साहब का चल के आना और बांग्लादेश में, ये आप लोकेशन भी देखिए, मेरा ख्याल है खासा जुमानी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना एक पॉलिटिकल साइकिल कंप्लीट कर लिया है। वो एक ऐसी स्टेज पे हैं, वो भी पावर लूज कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, और कांग्रेस की तरफ दोबारा लोग देख रहे हैं, बाकी पार्टीज भी वहां पे बहुत सी हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2026 का साल अल्लाह करे, जब एक साल बाद आप बात करें तो आप ये कहें कि एक जंग थी, एक मुश्किल सूरत हाल थी, उससे दोनों मुल्कों के दरमियान नॉर्मलाइजेशन का रिश्ता बना। पसे पर्दा गुफ्तगू दोनों मुल्कों में जारी है, ये मैं आपको यकीन से बता सकता हूं। लेकिन अब अगर डिप्लोमेट्स भी मिलेंगे और अगर बिलावजह की कन्फ्रंटेशन होगी, या यूएन, बेशुमार इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उस पर पाकिस्तान और इंडिया दोनों, पहले पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता था, अब इंडिया ने समझा कि वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। यही पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, एक छोटा मुल्क होते हुए लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, एक ऐसे ग्लोबल कंपेटिटर के साथ जिसकी ग्लोबल दुनिया में वाह आती हर तरफ, उसके साथ कंपीट करना और अपनी मजबूती और स्टेबिलिटी और ताकत का मुजाहरा करना कामयाब तरीके से, एक मैच्योर तरीके से, ये कामयाबी है। इसको अब सस्टेन करके आगे अच्छे रिलेशनशिप की तरफ लेके चलना चाहिए। सब ओवरऑल ज़ाहिर 2025 में काफ़ी सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हुई, पाकिस्तान के मगरिब के साथ ताल्लुकात, दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात, फिर अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में खदशा रहता है कि क्या होगा, मिडल ईस्ट में क्या होगा, पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के साथ क्या होगा। आप कैसे असेस कर रहे हैं आने वाला साल, इनफैक्ट जो शुरू हो गया आज, कि किस तरीके से आगे बढ़ता आपको नज़र आता है? शुक्रिया, ये अहम सवाल है। मेरा ख्याल में सबसे जो ट्रबलसम चैलेंज है पाकिस्तान के लिए वो अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप है। एक बात मैं इसमें कहता चलूं कि पाकिस्तान की पुरानी पॉलिसी में पता है, हमने प्रॉक्सीज वॉर भी देखी, रीजनल पावर्स का एक अजीब गरीब किस्म का प्रॉक्सी वॉरफेयर भी देखा। इस वक्त ये जो एक नई लहर चली है पाकिस्तान में कि तहरीके तालिबान को अफगानिस्तान हेल्प कर रहा है, बिल्कुल है, बहुत गलत कर रहा है, बहुत जुल्म सितम कर रहा है। पाकिस्तान भी तालिबान को पहले मदद करता रहा, ये सब मैं माजी की बात नहीं करना चाहता, लेकिन अब ये जो अक्सर पाकिस्तान के दिफाई और तज्जिया और पॉलिटिकल एनालिस्ट सब कहना शुरू हो गए कि ये अफगानिस्तान तो हमेशा से हमारा दुश्मन था, ये तो हमेशा से बुरे थे, तो ना हमें मानते थे, ये तो इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये बड़ी ज्यादती की बात है। एक मुल्क जिसके साथ आपका इतना लॉन्ग रिलेशनशिप है, जहां एथनिक टाइज हैं आपकी, आप उनके साथ ऐसी खूनी दुश्मनी बना लें। अगर खुदा न खास्ता आपने दुश्मनी, अभी सस्टेनेबल पॉलिसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट पॉलिसी होने में कहना चाहता था होनी चाहिए। अब आपने सोचा है कि तालिबान को एक सख्त रुख दिखाएंगे, अच्छा इस साइकिल को कंप्लीट कीजिए जरूर, कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अल्टीमेटली आपको उनके साथ भी जहां आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट है, जहां इतना ताल्लुक है, ट्रेड रिलेशनशिप है, लोगों का ताल्लुक है, उसको अगर आप नहीं चलाएंगे साथ, तो पाकिस्तानी तहरीके तालिबान तो टेररिस्ट ग्रुप है,
वो तो हिट एंड रन पे बिलीव करते हैं। आप कब तक उनके साथ कितनी लंबी जंग करेंगे? ये नहीं मैं कह रहा कि टीटीपी से सुलह कर लें, लेकिन अफगान तालिबान के साथ आपको अल्टीमेटली जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाए, अफगान तालिबान भी समझ लें कि देखें हम पाकिस्तान अब गुस्से में, और पाकिस्तान हमारे इस तरह की जो वायलेशंस हैं और हमारी जो बदमाशी मैं कहूँगा उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो उसके बाद पाकिस्तान को एक उनको पीस जो है डील भी ऑफर करनी हो चाहिए। अल्लाह करे कि 2026 में वो एक वापस नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान भी हो जाए। एक उसके अलावा डोमेस्टिक, देखिए जो मर्जी आप कह लें, रीजनल पॉलिसी, ग्लोबल पॉलिसी, अंग्रेजी में हम कहते हैं इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर डोमेस्टिक पॉलिसी। डोमेस्टिक स्टेबिलिटी, पाकिस्तान एक जमहूरी इंस्टीट्यूशंस भी रखता है और एक दिफाई एस्टैब्लिशमेंट का भी बहुत ज़्यादा असर और रसूख है। एक ये नया एक हाइब्रिड सिस्टम है, इससे स्टेबिलिटी तो कम से कम आनी चाहिए। और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स अगर अपने एक दूसरे को दुश्मन समझते रहेंगे और दूसरे को दूसरे बाहर के मुल्कों का एजेंट समझते रहेंगे, तो वो लोकल स्टेबिलिटी जिसकी वजह से रीजनल पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिसी अच्छी बन सकती है, वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये चीज़ें लिंक्ड हैं, इनको आप ये नहीं कह सकते कि हमने ग्लोबल पावर, रीजनल पावर बड़ी ज़बरदस्त बन गए हम, लिहाजा डोमेस्टिक हम जो यूज ऑफ फोर्स करें, हम अपने हर तरीके से इन्फोर्स करें, वो चल जाएगा। मेरा ख्याल है इन चीज़ों को आपस में मुताबिकत में होना चाहिए। और सब और ओवरऑल जो इस वक्त पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के ज़रिए सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट हुआ, फिर मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो ज़रा बदलती रहना, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये एक बड़ी ही अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान का मिडल ईस्ट में दोबारा असर और रसूख होना। देखिए बचपन से हम पाकिस्तान में स्कूल में थे, में पढ़ाया जाता था पाकिस्तान इस्लाम का किला है। किला नहीं था लेकिन चले हम चाहते थे कि बने। अब पाकिस्तान एक बड़ी मजबूत पोजीशन में आ गया है अपनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क की वजह से, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की वजह से। लेकिन खुदारा वो गलती दोबारा ना करें जो आपने पहले की अफगानिस्तान में भी और कश्मीर में भी। प्रॉक्सी वॉरफेयर का नतीजा अच्छा तो नहीं निकला। आप दूसरों की प्रॉक्सी वॉर्स का अगर हिस्सा बनेंगे, शायद कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाए, लेकिन वो उन जिस तरह यहां पे पिछली दफा सऊदी अरब और ईरान की जंग में शामिल हुए, सेक्टेरियनिज्म का तोहफा मिला। इस वक्त आप लिबिया, यमन, ये बहुत से अफ्रीकन ममालिक हैं, वहां मदद करें, आप उन पे रिकंसिलिएशन के आपका नाम जाना जाए कि आप रिकंसाइल करवाते हैं। आज ग्लोबल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का अगर नाम आए तो आप क्या कहेंगे? व्हाट पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर। ओमान की तरह नाम होना चाहिए कि हाँ जी लोगों को मिलाते हैं। अगर आपका नाम होगा कि ये मुख्तलिफ इन ममालिक की मुख्तलिफ फोर्सेस के साथ अपना गठजोड़ कर रहे हैं और कभी एक मुल्क के कैंप में आते हैं, कभी दूसरे के कैंप में जाते हैं, तो आप ना तो इज्जत कमा सकेंगे और ना ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा सकेंगे। तो ये जाएं, रिलेशनशिप बिल्ड करें। जो आपको इज्जत मिली है हर जगह बड़ी मेजर पीस डील्स में, गजा के बारे में भी पाकिस्तान का अहम रोल हो गया, बहुत अच्छी बात है। हर एक को, हर पाकिस्तानी को या पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले को खुश होना चाहिए। पाकिस्तान की जो ग्लोबल इज्जत में इजाफा हुआ है उसको रिकग्नाइज और सैल्यूट कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर उन चीजों में एक हद से ज्यादा इंटरफेरेंस की कोशिश की और हर जगह आपको देखा गया ये कोई नए डील मेकर हैं, ये कोई नया एक ग्रुप है, एक मुल्क है, नया मुल्क तो नहीं, एक नई इनकी पॉलिसी है जो पता नहीं है किस वक्त किसका साथ दें, ये एक अच्छी रेपुटेशन नहीं होगी। इससे पाकिस्तान को बड़ी एहतियात से इस प्रोसेस से गुजरना होगा। बहुत शुक्रिया। बस अपनी गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ईरान के हवाले से अहम डेवलपमेंट हो रही हैं, आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हालिया दिनों में ईरान को एक दफ़ा फिर अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का एक साथ सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मामले पर कशीदगी दोबारा से बढ़ती नजर आ रही है। अमेरिका और इसराइल ईरान को धमकियां दे रहे हैं और ईरान भी जवाब दे रहा है। तो दूसरी तरफ मुल्क के अंदर मुसलसल कमज़ोर होती हुई मईशत, करेंसी की गैर मामूली गिरावट और सोने समेत कुछ दीगर अशिया की कीमतों में हालिया दिनों में तेज़ी से इजाफे ने ईरानी हुकूमत पर अवामी दबाव में अचानक इजाफा कर दिया है। इतवार से ईरानी ताजिर, तलबा और अवाम सड़कों पर हैं। मुजाहरे शुरू हो गए हैं और इस एहतजाज के वायलेंस की शक्ल इख्तियार करने और हुकूमती क्रैकडाउन शुरू होने के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। बल्कि अब से कुछ देर पहले रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि आज होने वाले मुजाहरों में कई हलाकतें भी हुई हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया में इन मुजाहरों का मवाजना 2022 में महसा अमीनी नामी लड़की की ईरानी मोरालिटी पुलिस की हिरासत में हलाकत के बाद भड़क उठने वाले मुजाहरों से किया जा रहा है। मगर खुद ईरानी हुकाम और सरकारी और नीम सरकारी मीडिया अवामी एहतजाज और मुजाहरों को तस्लीम तो कर रहा है, मगर इन्हें मामूल के मुजाहरों से तशबीह भी दे रहा है, जिससे हुकूमत को कोई बड़ा ख़तरा नहीं है ये कहा जा रहा है। ताहम वो ये मौक़िफ़ भी इख्तियार कर रहे हैं कि ईरान मुखालिफ क़ुव्वतों और इसराइल के एजेंट महंगाई के खिलाफ एहतजाज को हाईजैक करने की कोशिशें कर रहे हैं। ईरानी हुकाम खबरदार कर रहे हैं कि मुल्क को
गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई तो सख्ती से निपटा जाएगा। खुद ईरानी नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक इंटेलिजेंस एहलकारों ने 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके बारे में इब्तिदाई तहकीकात से इशारा मिल रहा है कि ये अफराद बैरून मुल्क मुकीम ईरान मुखालिफ नेटवर्क से जुड़े हुए थे और एहतजाज को वायलेंस की तरफ ले जाने के मिशन पर थे। आम बात यह भी है कि खुद ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान मुजाहिरीन को जायज़ मुतालबात पर बातचीत की पेशकश कर रहे हैं, पुरअमन रहने की अपील कर रहे हैं। साथ ही अवामी दबाव के बाद ईरान के मरकजी बैंक के गवर्नर को भी तब्दील कर दिया गया है। गुज़िश्ता कई सालों से ईरान बैनुल अक़वामी पाबंदियों और तिजारती बंदिशों की वजह से संगीन मुआशी मसाइल का शिकार है। महंगाई और करेंसी की गिरावट बेकाबू होती जा रही है, जिससे अवाम की क़ुव्वत ख़रीद सुकड़ती जा रही है। यहाँ तक कि गुज़िश्ता दिनों एक अमरीकी डॉलर 14 लाख से ज़ायद ईरानी रियाल का हो गया था, जिससे ताजिर तबका शदीद मुतासिर हो रहा था। मुख्तलिफ शहरों में जारी हालिया एहतजाज भी ईरानी करेंसी की इस गैर मामूली गिरावट और महंगाई में मुसलसल इजाफे को लेकर इतवार को दारुल हुकूमत तेहरान से शुरू हुआ था, जहाँ कुछ मार्केट्स और बाजारों में ताजिरों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और एहतजाज शुरू कर दिया। नारेबाजी की, हुकूमत से फौरी और मौसर मॉनिटरी इस्लाहात और मुआशी इक़दाम का मुतालबा किया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए एंटी राइट्स फोर्स भी तेहरान की सड़कों और मार्केट्स में नजर आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर को भी एहतजाज जारी रहा, बल्कि इसका दायरा तेहरान समेत दूसरे शहरों तक भी फैल गया और ताजिरों के अलावा अवाम भी मुजाहिरों का हिस्सा बन गए। और फिर मंगल को ईरानी तलबा भी एहतजाज में शरीक हुए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी एहतजाज किया गया, जबकि कल बुध को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फार्स के सूबे में मुजाहिरीन ने एक सरकारी इमारत में घुसने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी एहलकारों ने यह कोशिश नाकाम बना दी। अब ये खबरें भी रिपोर्ट हो रही हैं कि महंगाई के खिलाफ अवामी एहतजाज के दौरान ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स बसीज से ताल्लुक़ रखने वाले एक एहलकार मारा गया। ईरान के मुआशी बहरान और हालिया एहतजाज के हवाले से अल जज़ीरा में शाया होने वाली तफसीलात के मुताबिक इतवार को तेहरान में ताजिरों ने करेंसी की तेज़ी से गिरती हुई कदर की वजह से अपनी दुकानें बंद कर दी। तेहरान में 2 बड़े टेक्नोलॉजी और मोबाइल फ़ोन शॉपिंग सेंटर्स के करीब ताजिरों ने एहतजाज किया, नारेबाजी की, जबकि पीर को भी एहतजाज के मज़ीद वाक़यात सामने आए और ताजिरों के अलावा दीगर अफराद भी मुजाहिरों में शामिल नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोज़ में देखा गया कि वस्ती तेहरान में भी मुजाहिरे हुए। मुजाहिरीन नारे लगा रहे थे कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम एक साथ हैं, जबकि सड़कों पर एंटी राइट फोर्स की भारी नफरी तैनात थी और मुतादिद वीडियोज़ में देखा गया कि आंसू गैस का इस्तेमाल करके लोगों को मुंतशिर कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के ग्रैंड बाजार और उसके इतराफ में भी ताजिरों ने दुकानें बंद कर दी थीं, जबकि बाज़ वीडियोज़ में दुकानदार दूसरे दुकानदारों से भी दुकानें बंद करने की अपील करते नजर आए। जबकि मंगल को तलबा भी सड़कों पर एहतजाज करते हुए नजर आए। साथ ही खुद ईरानी हुकूमती मीडिया के मुताबिक इस्फहान, यज़्द और जंजान में यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों में भी मुजाहिरे हुए। जबकि ईरान की लेबर मूवमेंट से वाबस्ता न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तेहरान समेत मुल्क भर की 10 यूनिवर्सिटीज़ में तलबा ने एहतजाज किया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सरकारी मीडिया ने भी एहतजाज को तस्लीम किया, साथ ही फ़ौरन ये मौक़िफ़ अपनाया कि ताजिरों को सिर्फ मुआशी हालात पर तशवीश है, उन्हें ईरान की मजहबी हुकूमत से कोई इख्तलाफ नहीं है। हुकूमती खबर रसा इदारे इरना ने दावा किया कि मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त करने वाले ताजिर ईरानी करेंसी की तेज़ी से गिरावट की वजह से अपने कारोबार को लाहक ख़तरात पर नाराज़ हैं। पीर को ईरानी करेंसी डॉलर के मुकाबले में तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंची, यानी एक डॉलर 14,20,000 ईरानी रियाल का हो गया था। ताहम बाद में उसमें कुछ बेहतरी नजर आई, जबकि एक साल पहले एक डॉलर 8,20,000 ईरानी रियाल का था। ताहम करेंसी वाहिद मसला नहीं है। ईरान कई बरसों से बढ़ते हुए तवानाई के बहरान का भी सामना कर रहा है, जो वक्तन फ़वक्तन जानलेवा फ़िज़ाई आलूदगी का सबब भी बनता है और हर साल हज़ारों जानें ले लेता है। साथ ही पानी के बहरान की वजह से तेहरान और ईरान के कई बड़े शहरों को पानी फराहम करने वाले ज़्यादातर डैम तकरीबन एम्प्टी लेवल पर रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को पार्लियामेंट में अपनी इंतजामिया की जानिब से पेश किए गए मुतनाज़ बजट बिल का दिफा करते हुए सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सूरत हाल की एक परेशान कुन तस्वीर पेश की। उनके इंतहाई कॉन्ट्रैक्शनरी बजट बिल में तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़ किया गया है, जबकि महंगाई 50% के करीब है, जो गुज़िश्ता कई सालों से दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई की शरह में से एक रही है। साथ ही टैक्स में 62% तक इजाफा मुतवक्के है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि वो मुझे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि उजरत बढ़ानी होगी। कोई मुझे बताए कि मैं पैसा कहाँ से लाऊं। हालिया मुजाहिरों के तनाजुर में ईरान के मरकज़ी बैंक के गवर्नर को तब्दील कर दिया गया है। मरकज़ी बैंक के गवर्नर मोहम्मद रज़ा फरजीन ने इस्तीफ़ा दे दिया और अब्दुल नासिर हिम्मती को एक बार फिर गवर्नर तैनात कर दिया गया है। ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक हालिया दिनों में ईरानी करेंसी की तारीखी गिरावट हुई। इसी उतार चढ़ाव ने मार्केट के माहौल को मुतासिर कर दिया और मईशत के मुस्तकबिल के बारे में खदशात को बढ़ा दिया। इस पेशरफ्त खासतौर पर मालियाती और गैर मुल्की ज़र मुबादला की पॉलिसियों की कारकर्दगी पर बढ़ती हुई तनकीद ने बिलाखिर हुकूमत के मरकज़ी बैंक के सरबराह को तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह
खुद सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी मुतहर्रिक हैं। उन्होंने परसों लेबर और ट्रेड यूनियंस के नुमाइंदों से मुलाकात की, उनके खदशात और मुतालबात सुने और मुआशी बहरान से निमटने के हवाले से तजावीज़ के हवाले से बातचीत की। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं अवाम के ज़रिया मुआश के बारे में रोज़ाना फ़िक्रमंद रहता हूँ। मॉनिटरी और बैंकिंग सिस्टम में इस्लाहात और अवाम की क़ुव्वत ख़रीद को महफूज रखने के लिए हमारे एजेंडे में बुनियादी इक़दाम शामिल हैं। मैंने वज़ीर दाखिला को हिदायत दी है कि वो मुजाहिरीन के नुमाइंदों से बातचीत के ज़रिए उनके जायज़ मुतालबात को सुने ताकि हुकूमत मसाइल के हल के लिए पूरी क़ुव्वत लगा दे और ज़िम्मेदाराना रद्द-ए-अमल दे सके। मगर जहाँ ईरानी हुकूमत इस अवामी एहतजाज को तस्लीम करते हुए इब्तिदाई तौर पर बातचीत के ज़रिए मसला हल करने की कोशिश कर रही है, तो साथ ही साथ ईरानी हुकूमत और उससे मुंसलिक मीडिया यह खदशा भी जाहिर कर रहा है कि ईरानी हुकूमत के मुखालिफिन और गैर मुल्की क़ुव्वतें अवामी मुजाहिरों से फ़ायदा उठाकर अपने मकासद हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। कल एक तकरीब में खिताब में सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान पर बैरूनी दबाव की निशानदही की और ख़बरदार किया कि अंदरूनी तकसीम मौजूदा दबाव को मज़ीद बढ़ा सकती है। इत्तिहाद को मजबूत बनाना और मस्बत कारकर्दगी पर तवज्जो देना बहरानों और बढ़ते हुए दबाव से निमटने का जरिया है। साथ ही ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अवाम के रोज़गार से मुतालिक खदशात और एहतजाज को इंतहाई तहम्मुल और मुकम्मल जवाबदेही के साथ हल किया जाना चाहिए और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों के साथ बातचीत को तरजीह दी जानी चाहिए। साथ ही अवाम की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ाने और मुआशी फ़ैसलों के तरीक़ाकार में इस्लाह के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए और इन्हें इंतज़ामी एजेंडे का हिस्सा बनाना चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने खदशा जाहिर किया कि ईरान के दुश्मन और मुनज़्ज़िम गिरोह हर अवामी मुतालबे या एहतजाज को अपने तरबियत याफ्ता नासिर के ज़रिए बेअमनी और अफरा तफरी की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईरानी कौम ने बारहा अपने शऊर, आगाही और मुल्क की सलामती के लिए अपनी सच्ची फ़िक्र का सबूत दिया। ईरानी कौम के लिए खुद अवाम से बढ़कर कोई मुखलिस नहीं है और इसी वजह से अवाम के एहतजाज से भी मुकम्मल जवाबदेही और ज़िम्मेदाराना रवैये के साथ निपटा जाना चाहिए। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने मज़ीद लिखा कि ईरान के अवाम दुश्मन और उसके मज़मूम मकासद को पहचानते हैं और उनके मुकर्रर करदा नासिर के अहदाफ को नाकाम बनाएंगे और एहतजाज को अफरा तफरी की तरफ जाने से रोकेंगे, जो दुश्मन का पहले से तयशुदा मकसद है। इस मामले में ईरानी सदर की जिम्मेदाराना मुदाखलत बर वक्त और ज़रूरी थी और हम इस बात पर जोर देते हैं कि अवाम की क़ुव्वत ख़रीद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी फ़ैसले करना, दुरुस्त फ़ैसलों और तरीक़ाकार में इस्लाह के लिए मरकज़ी बैंक की अथॉरिटी को बरकरार रखना और हुकूमत के मुआशी निज़ाम में यकसां और मरबूत फ़ैसलों को नाफिज करना और अवाम को इत्मीनान दिलाना आज ईरान को दरपेश इंतहाई ज़रूरी इक़दामात में से एक हैं। इसके अलावा ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने इस तरह के खदशात पर मबनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी करेंसी में गैर मामूली गिरावट के साथ साथ सोने और कुछ अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफे और मार्केट में हंगामा आराई की वजह से कुछ ताजिरों ने महदूद एहतजाज शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से जारी हंगामा आराई और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में गिरावट की वजह से अपने मामूल के कारोबार से महरूम ताजिरों ने मार्केट की इस अफरा तफरी की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडीज से ज़्यादा मुनासिब और संजीदा मुदाखलत का मुतालबा किया है। उनमें से कुछ ताजिर जो अपनी दुकानों का भारी किराया भी अदा करते हैं, वो अपना कारोबार शदीद मुतासिर होने की वजह से किराया तक अदा करने से कासिर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस हकीकत से कतई नज़र कि ये शिकायत अपने आप में जायज़ हैं और हुकूमती अहलकारों को इन मसाइल के बारे में ज़्यादा जिम्मेदाराना और संजीदा रवैया इख्तियार करना चाहिए, मगर हमेशा की तरह ईरान मुखालिफ मीडिया और गैर मुल्की सिक्योरिटी इदारे अपने कुछ अंदरूनी एजेंटों के जरिए मौका मिलते ही सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं या कुछ मुजाहिरों में मौजूद रहे हैं और एहतजाज को बेअमनी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सहयूनी हुकूमत से वाबस्ता मीडिया आउटलेट्स और वर्चुअल अकाउंट्स गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान इस सिलसिले में एक ही फार्मूले पर अमल पैरा हैं और बड़े पैमाने पर बेअमनी और मुजाहिरों का मुतालबा किया जा रहा है। ताहम अब तक ये कोशिशें नाकाम रही हैं और ताजिरों और आवाम से तवक्को की जाती है कि वो इस मंजर को बगौर और जिम्मेदारी से मुशाहिदा करें और इस मामले को हाईजैक होने और सिक्योरिटी का मसला बनने से रोकें। इस सारी सूरत हाल में ईरानी हुक्काम मुजाहिरों को मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करने वालों को खबरदार भी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा है कि मुआशी हालात के तनाजुर में भड़क उठने वाले मुजाहिरे जायज़ हैं, लेकिन अगर मुजाहिरों को मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो सख्ती से निपटा जाएगा। मगर हालिया दिनों में ईरान को सिर्फ बढ़ती हुई महंगाई और मुआशी क्राइसिस की वजह से अवामी दबाव का सामना नहीं है, बल्कि ईरान की अमेरिका और इसराइल से कशीदगी भी बढ़ रही है। अमेरिका और इसराइल ये बयानिया बना रहे हैं कि ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम फिर से आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने धमकी आमेज़ लहजे में कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को दोबारा आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा होगा, मगर अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हमारे पास उस प्रोग्राम को फौरी तौर पर ख़त्म करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है।
Speaking of Iran, I hope they're not trying to build up again, because if they are, we're going to have no choice but very quickly to eradicate that build-up. So I hope Iran is not trying to build up, as I've been reading that they're building up weapons and other things. And if they are, they're not using the sites that we obliterated, but they're using possibly different sites. We know exactly where they're going, what they're doing. And I hope they're not doing it because we don't want to waste the fuel on a B-2. It's a 37-hour trip both ways. I don't want to waste a lot of fuel. जबकि अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस में खबर शाया हुई है कि एक अमरीकी एहलकार और 2 अमरीकी ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप से मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने 2026 में ईरान पर दोबारा हमला करने के इम्कान पर बातचीत की। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ही ईरान के साथ जून में होने वाली 12 रोज़ा जंग को बड़ी कामयाबी समझते हैं, मगर नेतन्याहू की राय है कि ईरान को दोबारा अपनी सलाहियतें बढ़ाने से रोकने के लिए उस पर दोबारा हमला ज़रूरी हो सकता है। अमरीकी एहलकार के मुताबिक अगर अमरीका को लगता है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को दोबारा आगे बढ़ाने के लिए हकीकी और काबिल तस्दीक इक़दाम कर रहा है तो सदर ट्रंप मुमकिन तौर पर ईरान पर हमलों के दूसरे राउंड की हिमायत करेंगे। लेकिन इस बात का तयन करना और मुत्तफ़िक़ होना असल मसला होगा कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है या नहीं। सदर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात और धमकी के बाद ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने एक्स हैंडल पर किसी मुल्क का नाम लिए बगैर एक पोस्ट की और लिखा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की जानिब से किसी भी जारियत का बहुत शदीद और पछता देने वाला जवाब दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।